नमस्ते बच्चों, मैं सीमा कुमारी यादव, राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय बालिका संस्कृत विद्यालय नवलपुरा, जयपुर। आज हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान विषय के लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2 के अध्याय 4 जाति, धर्म और लैंगिक मसले, इस अध्याय के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। हमने अभी जो पिछले अध्याय में पढ़ा था कि हमारे समाज में विभाजन जाति, धर्म, लिंग, भाषा इनके आधार पर होता है, तो इससे लोकतंत्र मजबूत होता है या कमज़ोर होता है, ये लोकतंत्र के लिए नुकसानदेह है या फ़ायदेमंद है। तो अभी हमने पढ़ा था कि ये जो सभी मसले हैं ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र को क्या करते हैं, मजबूती प्रदान करते हैं। इसलिए हमारी जो सामाजिक विविधताएं हैं ये क्या करती है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या करने का प्रयास करती है, लोकतंत्र को मजबूत करने का प्रयास करती है। अब हम देखते हैं लैंगिक मसले और राजनीति। लैंगिक मसले, इसको जो हम शाब्दिक अर्थ में अगर देखें तो स्त्री और पुरुष, महिला और पुरुष के जो दैनिक कार्य है या उनके जो प्राकृतिक स्वरूप है, इसके आधार पर जो विभाजन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, लैंगिक मसले कहा जाता है। लैंगिक मसले जो असमानता या लैंगिक असमानता, लिंग के आधार पर असमानता होती है। इसमें क्या होता है कि हम अभी तक यही मानते आए हैं कि जो हमारा महिला क्या कार्य करेगी, पुरुष का क्या कार्य करेगी, ये प्राकृतिक रूप से है, ये स्वाभाविक है, पहले से क्या आ रही है, ये परंपरा चलती आ रही है। लेकिन वर्तमान समय में इस परंपरा पर क्या किया गया है, प्रहार किया गया है। इनके जो कार्य है उनको दो भागों में विभाजित किया गया है, निजी और सार्वजनिक विभाजन। किस प्रकार से निजी और सार्वजनिक विभाजन, हम देखते हैं। जो श्रम के आधार पर जो लैंगिक विभाजन है वो किस प्रकार से किया गया है कि महिला क्या करेगी और पुरुष क्या करेगी। तो महिलाओं को जो कार्य फिक्स किया गया है, जो निर्धारित किया गया था महिलाओं का कार्य, खाना बनाना, सफाई करना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, बच्चों को संभालना, घर की साफ सफाई करना, ये सभी कार्य किसके होते हैं, महिलाओं के होते हैं। और जो घर की चार दीवारी से बाहर जो कार्य करते हैं वो कार्य कौन करेगा, पुरुष करेगा। तो ये क्या है, जो कार्य श्रम के आधार पर जो विभाजन किया गया वो श्रम का लैंगिक विभाजन कहा गया। इसमें हुआ क्या कि जो पुरुष समाज है वो घर में कोई भी घरेलू कार्य नहीं करेगा, लेकिन वही जो कार्य अगर महिलाएं घर में करती हैं वो कार्य पुरुष घर से बाहर, जैसे होटल में रसोइये का काम या सेफ का काम, इसके अलावा सिलाई कढ़ाई का काम, पुरुष जो अगर उनको कुछ आमदनी प्राप्त होती है, कुछ पैसे प्राप्त होते हैं, तो वो कार्य पुरुष अपने अनुसार करता है। लेकिन अगर महिलाओं को वही कार्य घर में करने के लिए कोई आमदनी प्राप्त नहीं होती है, इसके वजह से हमेशा पुरुष और महिलाओं का जो श्रम के आधार पर जो विभाजन किया गया था वो एक अप्राकृतिक रूप में किया गया था। इसके अलावा जो श्रम के इस तरह का विभाजन नतीजा यह हुआ, जो ये जो विभाजन किया गया, इस विभाजन का सबसे जो गलत परिणाम हुआ वो ये हुआ कि जो महिलाएं हैं वो घर की चार दीवारी के अंदर क्या हो गई, सिमट के रह गई। उनका बाहर कोई काम ही नहीं रहा, उन्हें बाहर का कोई काम दिया ही नहीं गया। इसकी वजह से क्या हुआ, महिलाओं की जो स्थिति थी वो घर की एक चार दीवारी के रूप में ही क्या हो गई, सिमट के रह गई। इसके अलावा जो सार्वजनिक जीवन में खासकर राजनीति में जो उनकी भूमिका थी वो भी क्या हो गई, एक तरीके से नगण्य हो गई। इसकी वजह से क्या हुआ, जो राजनीति में उनको वोट देने का, अपना मत रखने का या राजनीति में भाग लेने का प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से वो भी क्या हो गया, न के बराबर हो गया। इसकी वजह से जो महिलाएं थी वो धीरे धीरे जागरूक हुई और उन्होंने अपने अधिकारों के लिए, अपने कार्य के लिए, इस लैंगिक असमानता के लिए उन्होंने क्या की, आवाज़ें उठाना प्रारंभ कर दी। और इसके साथ ही उन्होंने क्या करना प्रारंभ किया, आंदोलन करना प्रारंभ किया। ये जो आंदोलन थे महिलाओं की शिक्षा के लिए, उनके रोजगार के लिए, उनके अधिकारों के लिए जो आंदोलन चलाए गए, उन्हें रोजगार में बढ़ावा देने के लिए जो आंदोलन चलाए गए, उन आंदोलनों को क्या कहा गया, नारीवादी आंदोलन कहा गया। नारीवादी आंदोलन क्या था कि समाज के प्रत्येक क्षेत्र में उनका जो एक, अगर नारीवादी आंदोलन का जो हम उद्देश्य देखें, नारीवादी आंदोलन का अगर हम उद्देश्य देखें तो क्या था मेन उद्देश्य कि हमारे जो समाज के प्रत्येक क्षेत्र में पुरुष और महिलाओं के जो असमानता फैली हुई है, उस असमानता को किसी भी प्रकार से क्या करना, कम करना। इस लैंगिक विभाजन के राजनीतिक अभिव्यक्ति पर जो सवाल, जो सार्वजनिक जीवन में जो औरतों की भूमिका बढ़ाने में काफ़ी मदद की। अभी जो ये नारीवादी आंदोलन इन महिलाओं ने जो शुरू किया था ना, इसका सबसे सकारात्मक परिणाम जो हुआ वो क्या हुआ कि अब महिलाएं समाज के सार्वजनिक जीवन में
अपनी इच्छा के अनुसार क्या करने लग गई, भाग लेने लग गई। इसके अलावा जो समाज के बड़े बड़े पद थे, वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, कॉलेज, विश्वविद्यालय प्रबंधक, इन सभी पदों पर क्या हुई, महिलाएं आसीन होना प्रारंभ कर दी। इसके अलावा अगर हम दुनिया की बात करें तो जो स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, ये जो देश हैं, कौन से, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, ये जो देश है, इन देशों में महिलाओं की स्थिति अन्य देशों के मुकाबले काफ़ी अच्छी है। एक बात और, जो लक्जमबर्ग, ये जो लक्जमबर्ग जो देश है, अगर हम उसकी बात करें तो अगर पूरी दुनिया में औसत सबसे ज़्यादा वहाँ पे महिलाएं पुरुषों के मुकाबले क्या करती है, धन कमाती है, मतलब पुरुषों से ज़्यादा क्या करती है, वो कार्य करती है, सार्वजनिक तौर पे क्या करती है, वो कार्य करती है, ज़्यादा कमाती है। इसके बाद हम देखें तो ये जो हमारा जो समाज है वो शुरू से ही क्या रहा है, पितृ प्रधान रहा है। पितृ प्रधान का मतलब एक पिता के बाद वंशानुगत ये कार्य चलता रहता है, पहले दादा, फिर पिता, फिर पुत्र, फिर उसका पुत्र, ये क्या होता है। तो यहाँ पे जो भी हमारे जो परिवार का मुखिया है, जो भी कार्य होंगे वो उस पुरुष प्रधान से ही क्या होंगे, पूछ कर किए जाएंगे। आज भी महिलाओं की स्थिति क्या है, ज़्यादा अच्छी नहीं है। अगर हम इन्हें आंकड़ों के रूप में देखें तो आप इसमें देख सकते हैं कि महिलाओं में साक्षरता की जो स्थिति है, आज अगर वर्तमान स्वरूप में देखें तो महिलाओं की साक्षरता की स्थिति अभी भी पुरुषों के मुकाबले काफ़ी पीछे है। महिलाएं अभी भी 54 में से केवल 54 महिलाएं पढ़ी हुई है, और अगर पुरुषों की बात करें तो पुरुष 100 में से 76 पुरुष क्या है, अभी भी पढ़े लिखे पुरुष है। उसमें क्या होता है कि जो लड़कियां हैं वो 10वीं या 12वीं करने के बाद क्या कर देती है, पढ़ाई छोड़ देती है। अगर परिवार में 2 या 3 लड़के हैं और 2-3 लड़कियां हैं तो परिवार का जो मुखिया है वो लड़कों को पढ़ाई के लिए क्या करेगा, प्रोत्साहित करेगा। लड़कियों की पढ़ाई के लिए आगे के जो सारे दरवाजे हैं वो बंद हो जाते हैं, वो ड्रॉप आउट करती हैं स्कूल से। तो इसकी वजह से साक्षरता की स्थिति है वो काफ़ी कमज़ोर हो जाती है। इसके बाद में अगर हम देखें तो समाज के जो ज़्यादा बड़े पद है, समाज के जो ज़्यादा बड़े बड़े पद है, या इसके अनुसार अगर देखें तो हमारे जो बड़े पद है, ज़्यादा तनख्वाह या ज़्यादा आमदनी वाले जो पद है, उन पर महिलाएं अभी भी कार्य नहीं करती हैं, कम मात्रा में क्या कर रही है, वो कार्य कर रही हैं। अगर हम दूसरा देखें तो इसमें देखते हैं कि हम अनेक हिस्सों में माँ बाप को सिर्फ लड़कों की चाह होती है, लड़कियों को जन्म के साथ ही ख़त्म कर देते हैं। एक दूसरी बात देखें, लिंगानुपात, इसको क्या कहते हैं, लिंगानुपात। लिंगानुपात क्या होता है, प्रति 1000 पुरुषों पर, प्रति 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की संख्या होती है ना, उसे क्या कहा जाता है, लिंगानुपात कहा जाता है। और वर्तमान स्वरूप में अगर हम देखें तो भारत में लिंगानुपात क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात 940 है, मतलब 1000 पुरुषों पे 940 महिलाएं हैं। और अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कितना है, 928। राजस्थान में अभी भी भारत के औसत लिंगानुपात से क्या है, काफ़ी कम है। और अगर हम इसमें एक और चीज़ शामिल करते हैं, महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न, शोषण, घरेलू हिंसा, ये जो जितनी भी घटनाएं होती है, इनकी वजह से क्या होता है, महिलाओं की स्थिति समाज में अभी भी क्या हो रही है, बदतर से ज़्यादा होती जा रही है। इसकी वजह से समाज में महिलाओं की जो स्थिति है वो बाहर जाने की वजह से, सार्वजनिक रूप से कार्य नहीं करने की वजह से क्या हो रही है, और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अगर हम देखें तो महिलाओं की जो स्थिति है वो ये है कि इसकी वजह से महिलाएं राजनीतिक क्षेत्र में क्या कर रही है, अपना कार्य ज़्यादा अच्छी तरीके से करती जा रही है, और महिलाएं राजनीतिक क्षेत्र में अपनी पहचान बनाती जा रही है। इसकी वजह से महिलाएं संसद में प्रतिनिधियों का जो अनुपात है वो भी क्या है, काफ़ी कम है। इसकी वजह से वहाँ पे महिलाओं की जो स्थिति है वो काफ़ी कम है। संसद में अभी भी महिलाएं, पुरुष जो सांसद है उनसे काफ़ी पीछे है। और जो महिला आरक्षण बिल है, वो महिला आरक्षण बिल भी क्या कर रहा है, अभी भी पास नहीं हुआ है। वो बार बार संसद में आता है लेकिन वो वहीं पर अटक जाता है। इसकी वजह से महिलाओं को जो 33% आरक्षण की जो बातें थी वो अभी भी क्या हुई है, लागू नहीं हुई है। महिलाओं को सिर्फ स्थानीय स्वशासन या पंचायती राज की जो संस्था है उसमें ही सिर्फ महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान किया गया है। इसलिए महिलाओं को अगर आगे लेके आना है तो उन्हें राजनीतिक क्षेत्र में, सबसे पहले राजनीतिक क्षेत्र में बराबर के अधिकार होंगे, तभी महिलाएं अपनी और अपने समाज और अपने परिवार के लिए क्या करेंगी, आगे बढ़ने का प्रयास करेंगी, समानता के आधार पर क्या करेंगी, कार्य करने का प्रयास करेंगी।
अब हम देखते हैं धर्म के आधार पर विभाजन। हमने पढ़ा लैंगिक विभाजन, अब हम पढ़ेंगे धर्म के आधार पर। धर्म अगर हम देखें तो एक अलग चीज़ है, एक अलग सार्वभौम है। ये सार्वभौम के आधार पर ऐसा नहीं कह सकते कि विश्व में जो लैंगिक मसला था वो तो पूरे विश्व में समान था, पूरे विश्व में ही महिला और पुरुषों के मध्य भेदभाव चलता रहता है। लेकिन जो धर्म है वो पूरे विश्व में नहीं है, ये किसी किसी देश में क्या है, ये ज़्यादा मात्रा में इसके आधार पर विभाजन होता है। तो धर्म है वो धार्मिक क्या है, यह विभाजन जो धर्म के आधार पर किया जाने वाला जो विभाजन होता है वो धार्मिक विभाजन होता है। और धर्म, अगर हम किसी एक धर्म के प्रति जो श्रद्धा रखते हैं वो क्या होता है, हमारा धार्मिक आधार होता है। हम अपने धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म को क्या करते हैं, ज़्यादा प्रमुखता या नहीं देते हैं, तो वो कट्टरता होती है, उसमें धर्म के आधार पर कोई विभाजन नहीं होता है। तो इसमें जिन लोगों ने स्टेटमेंट दिए हैं धर्म के आधार पर, वो स्टेटमेंट देखिए। सबसे पहला जो स्टेटमेंट दिया था वो दिया था महात्मा गांधी जी ने। उन्होंने कहा था कि धर्म और राजनीति, क्या, धर्म और राजनीति को कभी भी अलग नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कर सकते कि राजनीति हम धर्म के बिना कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। धर्म और राजनीति दोनों को साथ ही कर सकते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो उन्होंने धर्म केवल हिंदू या मुसलमान को नहीं माना है, उन्होंने धर्म किनको माना है, हमारे जो नैतिक कर्तव्य है, नैतिक मूल्य है, नैतिक उत्तरदायित्व है, उनको उन्होंने क्या माना है, धर्म की संज्ञा दी है। अगर हमें राजनीति करनी है तो हम हमारे जो नैतिक उत्तरदायित्व है, जो नैतिक कर्तव्य है, उनको नहीं छोड़ सकते। इसलिए धर्म और राजनीति दोनों को साथ लेकर क्या होना चाहिए, कार्य करना चाहिए। दूसरा जो हमें बताया है वो है मानवाधिकार समूहों ने। मानवाधिकार समूह है, उन्होंने क्या कहा है कि भाई अब तक जितने भी सांप्रदायिक जो दंगे हुए हैं ना, उसमें दो समुदाय होते हैं, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक। तो बहुसंख्यक ने हमेशा ही क्या किया है, अल्पसंख्यक समुदाय पे प्रहार करने की कोशिश की है। तो इसलिए अल्पसंख्यक समुदाय के साथ हमेशा इसमें क्या हुआ है, गलत हुआ है। तीसरा है वो है महिला आंदोलन। जो महिला आंदोलनकारी है, नारीवादी आंदोलन है, उन्होंने इसको एक परिवार के रूप में लिया है, पारिवारिक कानून के रूप में लिया है कि यहाँ पे हमेशा महिला और पुरुषों के मध्य क्या होता है, पुरुष प्रधान हावी रहता है और वो महिलाओं पे हमेशा शोषण करता रहता है। इसलिए उन्होंने क्या माना है कि ये भी धार्मिक विभाजन का क्या है, एक आधार होता है। ये कहीं ना कहीं धर्म में ये बातें अंकित है कि महिलाएं पुरुषों के अधीन है, वो उनकी सेवा के लिए बनी है, ऐसे। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये सभी चीज़ें किसी न किसी आधार पर, धर्म के आधार पर विभाजन करने का प्रयास करती हैं। तो ये क्या है, ये जो धर्म के मामले हैं वो राजनीति से जुड़े हुए हैं और ये गलत और ये खतरनाक भी नहीं मान सकते इन चीज़ों को, क्योंकि ये कहीं ना कहीं क्या है, इनमें कुछ ना कुछ सच्चाई होती है। इस तरह जो धर्म के आधार पर जो सबसे बड़ी चीज़ जो सामने आती है वो है सांप्रदायिकता। और ये जो सांप्रदायिकता है वो हम इसका अध्याय अगले जो हमारा पाठ बनेगा उसमें हम क्या करेंगे, इसका अध्ययन करेंगे।